हाय गाइस, ये उसकी सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट है और सीरीज़ को जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। तो ये है अपना कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले इस पेन को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो हमारा इस सीरीज़ में जो ये वाला पॉइंट, जो वाला अभी वीडियो है, थर्ड वीडियो, इसके अंदर हमने क्या देखना है, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ये दो चीज़ देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है यार। हमने सबसे पहले ना ये चीज़ देखी थी, हम बिल्ट इन डेटा टाइप में क्या कर सकते हैं, इंट को x=20 लिख सकते हैं, कैर को z=k। इसमें क्या हुआ, डेक्लरेशन वाला पार्ट जो है, डेक्लरेशन और इनिशियलाइजेशन जो होती है अपनी, इनिशियलाइजेशन वाला एक साथ कर रहे हैं, एक ही लाइन में हो रहा है। डिक्लेयर भी हो रहा है, इनिशियलाइज भी हो रहा है। बल्कि अगर ये काम क्लास में करें तो क्लास में होता है, पहले राहुल लिखो, फिर राहुल की वैल्यू डालने के लिए फंक्शन बुलाओ पुट, फिर उसकी वैल्यू डालो। तो ये दो लाइन का काम है ना, ये एक गैप बनाया था। और C++ का एम क्या था कि ऐसी लैंग्वेज में जो भी हमारे यूज़र डेटा टाइप्स हैं वो क्लोज हों, बिल्ट इन डेटा टाइप्स की तरह बिहेव करें। ये मेन चीज़ थी ना। तो इसलिए कंस्ट्रक्टर बुलाया गया और कंस्ट्रक्टर का एक ही काम होता था। कंस्ट्रक्टर क्या करता था, जो कंस्ट्रक्ट कर दे एक ही लाइन में डेटा मेंबर्स को वाइल इनिशियलाइजेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्टर लिखते कैसे हैं, क्योंकि हमें लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो ही हमारा क्लास का नाम है ना, वही फंक्शन का नाम होगा, जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता और कोई आर्ग्यूमेंट देने के मेथड होते हैं अलग अलग, ठीक है। और इसमें रिटर्न टाइप तो होता नहीं ना, ये रिटर्न करता है कुछ वैल्यू। सिंपल है, ये जो डेटा मेंबर्स है ना, इनकी वैल्यू सेट कर सकता है, इनको इनिशियलाइज कर सकता है, मेमोरी एलोकेट कर सकता है, बहुत चीज़ें होती हैं वो देखेंगे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर का पार्ट यहाँ से ये लिखा हुआ है पूरा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। इसको हम कैसे कॉल करते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। जब भी हम इंट मेन में डेफिनेशन लिखते हैं ना उस क्लास की, जैसे कोड की, तो उसमें कैसे कैसे हम आगे कॉल करेंगे वो चीज़ हम देखेंगे आगे, उसके मेथड। इससे पहले हम डिस्ट्रक्टर देख लेते हैं कि डिस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है। हमने जो चीज़ देखी थी सबसे पहले, बिल्ट इन डेटा टाइप्स में उनकी क्या होती है, एक ड्यूरेशन होती है, एक लाइफ टाइम होती है ना। और जो हमारा स्कोप होता है, अगर वेरिएबल का स्कोप खत्म हो जाता है तो कंपाइलर क्या करता है, उसका यूज़ तो हम कर नहीं सकते क्योंकि अब एक्सेस तो कर नहीं पाएंगे जब स्कोप खत्म हो गया। कंपाइलर डिस्ट्रॉय कर देता है उसे, ताकि हमारी मेमोरी थोड़ी खाली हो जाए। अच्छी बात है, बट ये चीज़ हमारी क्लास में नहीं हो पाती। अब ये चीज़ जब क्लास में नहीं हो पा रही है तो सबसे बड़ी इशू क्या है, हमारी मेमोरी यूज़ अप हो रही है, स्टैक आ रहा है उसमें, मतलब और मेमोरी ओवरफ्लो हो सकता है बाद में। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, डिस्ट्रक्टर जो डिस्ट्रक्ट कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे क्लास को जैसे वो आउट ऑफ स्कोप जाए। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन और ये ऑटोमेटिक डिस्ट्रक्शन करती है डिस्ट्रक्टर। ये दो चीज़ होती हैं, ये हमें पढ़नी है सबसे। अब हमारे पास कंस्ट्रक्टर, अब हम पूरा कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट देखें। थोड़ी थोड़ी उन दोनों की डेफिनेशन पता लग गई क्यों चाहिए थे। अब कंस्ट्रक्टर से स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। पूरा कंस्ट्रक्टर का देखेंगे, फिर डिस्ट्रक्टर का देखेंगे। तो कंस्ट्रक्टर के सबसे पहले रूल्स क्या होते हैं, या मतलब करेक्टरिस्टिक्स जो देखना है, हमेशा पब्लिक सेक्शन में ही डिफाइन होगा, प्राइवेट में नहीं कर सकते। क्योंकि मेन में जब हम यूज़ करेंगे ना उस कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए वैल्यू, तो वो प्राइवेट में होगा तो हम कैसे बुला पाएंगे, एक्सेस ही नहीं मिलेगा मेन को। इसलिए पब्लिक का चाहिए। रिटर्न टाइप नहीं होता, ये कभी भी इनहेरिट नहीं हो सकते और ना ही वर्चुअल हो सकते हैं। ये अगली वीडियोस में देखेंगे, इनहेरिटेंस में और पॉलीमॉर्फिज्म में। और ये हमेशा इन्वोक हो जाते हैं अपने आप, हमें बुलाना नहीं पड़ता, बस ये अपने आप ही इन्वोक हो जाते हैं। कंपाइलर स्मार्ट होता है, कंपाइलर तो देख लेगा कंस्ट्रक्टर डिफाइन अच्छा उससे मैच कर रहा है, वो वैल्यू अपने आप इनिशियलाइज कर देगा। अब हमारे पास तीन तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं जिसको, जिसमें क्या होता है, जब हम जैसे ऊपर कोड लिखा था ना, अगर हम उसको ही लिखते हैं कोड और उसमें कोई पैरामीटर नहीं देते, इसमें आर्गुमेंट नहीं देते, सिंपल लिखते हैं, इसको हम कहेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर क्या होता है, अगर हमने कोई आर्गुमेंट दे दी कि इंट ए बी सी जो भी देना है दे दिया, जो भी उसकी वैल्यू चाहिए, अगर हम आर्गुमेंट दे रहे हैं तो वो पैरामीटर दे रहे हैं, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। तीसरा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, कि हम उसी क्लास के एक वेरिएबल को एज ए रेफरेंस पास कर रहे हैं। ये रेफरेंस क्यों पास करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये हम डायरेक्टली कोड क्यों नहीं पास कर देते, वो भी मैं बताऊंगा पूरा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, एज ए कोड मतलब उसी क्लास का ही जो इंस्टेंस है एज ए रेफरेंस पास कर दें, ताकि वो कॉपी कंस्ट्रक्टर, ताकि एक ऑब्जेक्ट से उसकी वैल्यू दूसरे में कॉपी हो जाए। कंस्ट्रक्टर का काम क्या था, वैल्यू इनिशियलाइज करना। जो ऊपर के दो मेथड हैं इसमें नॉर्मल है, अगर हमें एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में सेम टाइप ऑफ क्लास के में कॉपी करना होता तो हम कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, और वो ऐसे थोड़ा सा डिफाइन होता है। सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोड और उसके अंदर आर्गुमेंट क्या है, कोड, वो भी रेफरेंस के साथ। यहाँ पे मतलब एक्स लिखते हैं, मतलब वो नाम लिख सकते हैं, मैं अभी बस डेक्लेरेशन बता रहा, डेफिनेशन नहीं है ये, ठीक है।
हम बुला कैसे सकते हैं कंस्ट्रक्टर को। सपोज स्टूडेंट क्लास ही, जो हमारा पिछले वीडियोस में भी एग्जांपल रहा हमेशा, स्टूडेंट क्लास ही, तो हम कंस्ट्रक्टर को कैसे बुला सकते हैं, स्टूडेंट राहुल इक्वल टू स्टूडेंट और उसके अंदर वैल्यू। तो ये क्या चीज़ हुई, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हमने कॉल करा है कि भाई कंस्ट्रक्टर को बुलाओ। वेयर एज इम्प्लिसिटली क्या है, स्टूडेंट राहुल के साथ ही ब्रैकेट में वैल्यू दे दी, ये भी बात होगी। तो ये एक्सप्लिसिट कॉल है, ये इम्प्लिसिट है, दोनों सही है। एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्टर हमारे इनलाइन भी हो सकते हैं, और वो इनलाइन कब होंगे, जब भी हम यार कोई भी फंक्शन, ये हमारी अगर क्लास है ना, अगर हम इसके अंदर ही उसका नाम लिखें और उसको डिफाइन कर दें तो वो वाले फंक्शन हो जाते हैं इनलाइन। तो अगर हम ये काम कर रहे हैं, जैसे हमने ऊपर अभी देखा था, ये वाला जो एग्जांपल था, यहाँ पे हमने क्लास के अंदर ही करा है, तो ये इनलाइन फंक्शन है। अगर बाहर करेंगे तो नॉन इनलाइन हो जाएगा, वही चीज़ है। ऐसे ही हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोड का मतलब हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं एक क्लास के लिए, ठीक है। तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कैसे हो गया, यार मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है, एक मेरे पास पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर भी है। डिफ़ॉल्ट का मतलब मैं चाहता हूँ डिफ़ॉल्ट यही वैल्यूज़ रहें, तो मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लूँगा। मैं चाहता हूँ कि रन टाइम पे कोई मैं वैल्यूज़ दे दूँ पैरामीटर की, तो पैरामीटर दिए वो वाली वैल्यूज सेट हो जाएंगी। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, यार एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, मुझे उसी की वैल्यू चाहिए, तो मैं उसी का ऑब्जेक्ट को भेज दूंगा, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर। तीन तरह के कंस्ट्रक्टर हो गए, यूजेस पता लग गए, और तीनों को अगर मैं एक साथ डिफाइन कर दूँ तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो जाता है। तो मतलब कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी पूरी कोड, पूरी वर्किंग हम आगे देखेंगे, पूरा लाइव मैं बताऊँगा, ठीक है। ये वही चीज़ होगी, इनलाइन और आउटलाइन में फिर से लिख दिया शायद, हाँ ठीक है। अब हमें पता लग गया कि हमारा ये वाले जो कंस्ट्रक्टर होते हैं ना, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज का पूरा कोड देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने क्या कर रखा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखे हैं 0 और 0। सपोज पैरामीटर दे देता इंट ए इंट वाई, तो यहाँ पे ए और वाई उनकी वैल्यू चली जाती डेटा में, तो पैरामीटर के थ्रू गई है। और कॉपी कंस्ट्रक्टर हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये ए कॉल नहीं होता कभी, ये हमेशा रेफरेंस यूज़ करता है। ये एक रिसेंट मेरा अभी इंटरव्यू हुआ था, उसके अंदर ये चीज़ पूछी, और बालू गुरु स्वामी में भी नहीं लिखा भाई क्यों होता है। तो ये जो चीज़ है ना, इसका रीज़न बहुत सही है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हमेशा अपने सभी मतलब आर्गूमेंट ले सकता है, पर अपनी क्लास का आर्गूमेंट नहीं ले सकता, क्योंकि ये वाली जो कॉल होती है इससे क्या होता है, कॉपी बाय वैल्यू होता है, ठीक है, कॉपी बाय वैल्यू। अब कॉपी बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है, तुमने वैल्यू वहाँ से जो भी डेटा आ रहा है उसकी एक कॉपी बनाओगे पहले। तो जब कॉपी बनाओगे ना, तो जो डेटा आ रहा है उसकी तुम कॉपी बना रहे हो, तुम वो कॉपी बना रहे हो, तो तुम्हें क्या ये लगेगा, फिर से कंस्ट्रक्टर लगेगा। फिर वही चीज़ जो है वो कहेगा अच्छा कंस्ट्रक्टर लगा है, कंस्ट्रक्टर यही वाला था, और इसी कंस्ट्रक्टर के लिए फिर से वो एक कॉपी बनाएगा। तो एक इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा कि वो मतलब कॉपी बनाता रह जाएगा। तो यहाँ पे ये है कि बिकॉज इट इफ अगर नॉट बाय रेफरेंस होता, बाय वैल्यू होता, तो टू डू मेक अ कॉपी भी इट विल कॉल द कॉपी कंस्ट्रक्टर अगेन, एंड वो बार बार चलता रहता है, इसलिए वो हम नहीं यूज करते, इनफिनाइट लूप में फंस जाएगा। ओके, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन नाम बड़ा तगड़ा है, पर काम इसका कुछ है नहीं। सपोज अगर मैं रन टाइम पे दो वैल्यू दे रहा हूँ एम और एन, और उनकी रन टाइम पे वैल्यू ले लिए, और मैं यहाँ पे ऐसे पास कर रहा हूँ एक्सप्लिसिटली, या मैं अगर ऐसे भी लिख देता ना ए कॉमा एम कॉमा एन, है ना कोड, वो भी वर्क करता, दोनों वर्क करते। तो ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और डायनेमिकली इसलिए क्योंकि डायनेमिक रन टाइम पे वैल्यू दी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। अब कॉपी इनिशियलाइजेशन कहते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करना सिखाएंगे। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर वहाँ पे ऊपर देख लिया, यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर की ना मतलब अगर देखें डिफाइन कैसे करते हैं, एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं डिफाइन कैसे होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर में अगर हमें डिफाइन करना है सपोज कोड वाले के लिए, तो हम ये लिखेंगे कोड, कोड एड्रेस ए, फिर यहाँ से यहाँ तक इसका ब्लॉक आ जाएगा। अगर हमारा डेटा वैल्यू था और एक डेटा टू था ना, तो डेटा क्या हो जाएगा ए डॉट डेटा। बट एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये हमेशा पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट में तो कॉल होगा नहीं, तो वो चीज़ ध्यान रखना। अगर प्राइवेट में तो यहाँ फंक्शन लिख देना है जिससे वो रिटर्न कर रहा हो, तो यहाँ पे ए डॉट गेट डेटा करके फंक्शन होगा जो डेटा की वैल्यू रिटर्न करेगा, और यहाँ पे ए डॉट डेटा टू। सिंपल चीज़ है, यहाँ पे बस असाइनमेंट होता है और कुछ नहीं डेटा टू के लिए। ये वाली चीज़ों में हमने यहाँ पे आगे नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसे पता है कि कौन सा डेटा मेंबर है। वेयरएज यहाँ पे ए इसलिए लिखा क्योंकि वो दूसरे उसके लिए है, ठीक है। तो ये ऐसे कोड होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर का। तो अगर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखना चाहें, बुलाना चाहें, ऐसे बुला सकते हैं, कोड सी इक्वल टू ए। जब भी हमारी डेक्लरेशन और इनिशियलाइजेशन इक्वल टू के साथ हो ना, या हम डायरेक्टली ऐसे लिखें बी और ए की वैल्यू डाल दें, तो ये दोनों बारी किसे बुलाएगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर को।
और अगर हम डिफाइन कर दें पहले कोड को, मतलब ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर दें और बाद में डी इक्वल टू ए लिखें ना, ये होता है अपना ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है बहुत अच्छे से कि वो चीज़ में, और ये अगर ये लाइन लिखी है और ये लाइन लिखी है अलग अलग, तो इन दोनों में क्या सेम चीज़ है, वो बहुत मतलब पूछते हैं अच्छे से। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। वो कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, जो नेक्स्ट वीडियो है इसकी वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे होगी अच्छे से। ये जो बीच में ऑपरेटर है ना इक्वल टू, इसको ओवरलोड कर दिया। इक्वल टू को थोड़ी पता है, अब जैसे x इक्वल टू 5, तो इक्वल टू को पता है कि हाँ x के अंदर 5 वैल्यू डालनी, पर इधर ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में क्या मतलब रेफर करना है उसे नहीं पता, तो उसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। अच्छा, एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है डिफ़ॉल्ट कंपाइलर प्रोवाइड करता है। कंपाइलर हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, जब हम क्लास लिखते हैं ना, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लास लिखने के बाद कंपाइलर क्या देता है। कंपाइलर एक हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के देता है, जिससे वो गार्बेज वैल्यू जाती है बस। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या लिख देता है वो, कोड ऐसे और ये खाली ब्रैकेट, कुछ नहीं करता, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है और ये वर्क करता है ना। इसके अलावा हमारे पास कौन सा होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला काम हो जाता है ये वाला। ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर बना के देता है, ऑटोमेटिक होता है, वो बना आता है उसमें। अगर हम एक्सप्लिसिटली लिखते हैं वेल एंड गुड, अगर हम नहीं लिखते हैं तो बना हुआ आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। और हमारा हो गया कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। सपोज इंट मेन में मैं ऐसे लिख देता हूँ, कॉन्स्ट कोड एम एन, यहाँ पे ना ए आएगा बीच में, मैं नाम लिखना भूल गया, ठीक है। ए और ब्रैकेट में एम एन मान लेते हैं। तो कॉन्स्ट हमारा ये बता रहा है कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट है, कोड उसका क्लास है और ऑब्जेक्ट का नाम ए है, ए एम एन। तो हम इस जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो बना है ऑब्जेक्ट एम एन के साथ, ये इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये हमारा कॉन्स्ट लगा है, मतलब कॉन्स्टेंट रहेगा, तो इसके डेटा मेंबर की वैल्यू कोई चेंज नहीं कर सकता, तो कांट चेंज द वैल्यू हो गया। दूसरा, ये जब कॉन्स्ट है ना, तो इसके बस कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन ही बुला सकते हैं। इसका पूरा एग्जांपल देखते हैं कोड में, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे ये चीज़ हो गया। कंस्ट्रक्टर में एक और चीज़ बतानी है। सपोज यहाँ लिख देते हैं नीचे, सपोज मैंने ना एक क्लास लिखी है अपनी, वही कोड वाली, बहुत कुछ लिखा है, डेटा टाइप डिफाइन कर दिए, यहाँ पब्लिक पे आ गए हैं और डेटा टाइप करूँगा, डेटा मेंबर डिफाइन कर दिया। यहाँ पे मैंने ना एक कंस्ट्रक्टर लिख दिया, कोड अपना इंट एक्स और वाई, ठीक है। और मैंने इधर यहाँ पे d1 को x दे दिया, सपोज जो डेटा टाइप थे d1 d2 डेटा मेंबर, और ये दोनों को दिया, बंद कर दिया, बाकी यहाँ पे ये फंक्शन बंद कर दिया। मैं इंट मेन में ना कभी फिर ऐसे नहीं लिख सकता कि कोड का मुझे ए ऑब्जेक्ट चाहिए, ये वर्क ही नहीं करेगा। ये ढूंढेगा यार इसका तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तभी देता है जब कोई कंस्ट्रक्टर ही ना हो हमारे कोड में। अगर हमने ये डिफाइन कर रखा है ना पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, तो हमेशा ये वाला अगर हमने डिफाइन कर रखा है, एक ही कंस्ट्रक्टर डिफाइन है ये वाला, या तो फिर इसके साथ ना अलग से वो वाला भी डिफाइन करो, डिफ़ॉल्ट वाला भी, ये वाला, तो वो कर लेगा, चलो ये वाला बुला रहे हैं। अब इस केस में ना कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है, यार कोई पैरामीटर तो दिए नहीं साथ में और डिफ़ॉल्ट वाला तो बना नहीं रखा था, तो वो फिर ये वाला ही कॉल होता है हमेशा। ये भी एक चीज़ है। डिस्ट्रक्टर पे आते हैं। डिस्ट्रक्टर कैसे लिखता है, डिस्ट्रक्टर सिंपल है, बहुत सिंपल, एक टिल्ड साइन आता है, बाकी कोड और आर्ग्यूमेंट कुछ होते नहीं, और यहाँ पे तुम लिख दो कि डिलीट लिखना है, कुछ लिखना है, बस ये लिख दोगे ना, वो कंपाइलर समझ आएगा डिस्ट्रक्ट करना है, डिस्ट्रक्ट कर देगा उसको। तो ये है कि गुड टू डिक्लेयर फ्री करता है मेमोरी, बाकी इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होते, कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। और हमारे इनहेरिटेंस में और अच्छे से देखेंगे कैसे कॉल्स होती हैं और मल्टीपल क्लासेस में इन बिटवीन। तो ये हमारी थ्योरी थी जनरली, बहुत सिंपल है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। जो बीच में जो हमारे ये जो है ना कोड, वो अगर ये समझ नहीं आ रहा है ना, एक बार कोड देखना, कोड देख के पक्का समझ आ जाएगा। सब गिटहब की रेपो है और सब मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। हाँ गाइस, तो ये वाला हमारा सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल कंस्ट्रक्टर हमारा कौन सा है वो देखते हैं। यहाँ पे हमारी क्लास कोड है और दो वेरिएबल हमारे डेटा मेंबर्स हैं, ए और बी इसके अंदर जो हैं प्राइवेट के अंदर। दूसरा होता है हमारा पब्लिक। पब्लिक के अंदर हम डिफाइन करेंगे अपने कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसलिए कौन सा वाला है हमारा, डिफ़ॉल्ट वाला है। और डिफ़ॉल्ट वाला है तो हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू दे रहे हैं, 2 और 3 दे दी इनकी वैल्यू, तो कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा ना, ए और बी की सबसे पहले वैल्यू 2 और 3 दे देगा। एक गेट फंक्शन है जिससे हम गेट करके देख रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, एज हमने क्लास के अंदर डिफाइन किया तो ये दोनों इनलाइन की तरह वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जो कोड ए लिखते हैं, तो जो ए ऑब्जेक्ट है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करता है, डी ए की वैल्यू क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करेगा यहाँ पे कॉल करके, और यहाँ पे ए की वैल्यू देखते हैं क्या आती है।
2 और 3 आए, ठीक है। इसमें चेंजेस करोगे एक बार खुद रन करके देखना, कुछ भी वैल्यू देना, वो वैल्यू अपने आप हर बार ही वही देगा। ओके, तो हमारा सबसे पहले पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कौन सा होता है, इसमें आर्गुमेंट होते हैं, सेम चीज़ लिखी है। अब मैं आर्गुमेंट यूज़ कर रहा हूँ तो एक्स और वाई की वैल्यू दे सकता हूँ, सेम है, बाकी सब सेम है, गेट फंक्शन वही है, सब है। तो अगर मैं कोड ए लिखता हूँ जो हमारी कौन सी कॉल है, इम्प्लिसिट कॉल है, ठीक है, इम्प्लिसिटली बुला रहे हैं। तो अगर हम इसे रन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी देखते हैं, 5 और 7 आई। और यही चीज़ अगर हम नीचे करके लिखते हैं, एक्सप्लिसिट कॉल अगर करते हैं, एक्सप्लिसिट कॉल करेंगे तो एक्सप्लिसिट कॉल क्या होती थी, इक्वल टू कोड लिख देते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे रन करेंगे तो भी 5 7 या एक्सप्लिसिट कॉल होगी, और गेट कर रहे हैं तो वो हमारी वैल्यू आ रहा है। अच्छा ये चीज़ देखना, अगर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, डिफ़ॉल्ट नहीं करा है सॉरी, तो कंपाइलर भी अपनी तरफ से कुछ डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, तो इसको जाने देते हैं अभी। हाँ, तो इसे हम रन करेंगे तो यहाँ पे एरर दे देगा कि यार कोई मैचिंग फंक्शन कॉल नहीं है ऐसे वाले की, कोड वाले की, ये वाला कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइंड है। तो जो अगर हमने ये वाला कर रखा है ना, तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ना एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा जो उसकी कोई भी वैल्यू दे। तो इसको ऐसे भी लिख दोगे ना, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो जाता है अपना यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसे रन करेंगे और ये रन हो जाएगा। क्या रे, डिफ़ॉल्ट 0 कंपाइलर वैसा है जो 0 रख रहा है, अगर कहीं और करोगे तो गार्बेज वैल्यू भी आएगी, वो इशू होता है। ओके, यही चीज़ हमने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉल देख ली, ऐसे फिर से देख लेते हैं। सेम हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, वॉइड है। इम्प्लिसिट कॉल कैसे हो जाएगी हमारी, ये वाली टाइप से, एक्सप्लिसिट हो जाएगी ये वाली टाइप से। इसे जल्दी रन कर लेते हैं, अभी बताया था सेम चीज़ है, तो ये ऐसे हो गया। ओके, अब सबसे मस्त चीज़ देखते हैं कंस्ट्रक्टर में, जो सबसे ज़्यादा यूज़ भी होती है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं इसे। हमारे पास यार वही क्लास है कोड, उसके अंदर ए और बी 2 डेटा मेंबर है। सबसे पहले हमने जितने भी कंस्ट्रक्टर यूज़ करे हैं ना, वो अब नॉन इनलाइन करेंगे, वो बाहर होंगे। तो हमने यहाँ पे बस डिक्लेयर कर दिया, डेफिनेशन क्लास के बाहर है इसलिए वो नॉन इनलाइन है, बस ये वॉइड गेट जो है वो अंदर है। कौन से कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, ये है पहला डिफ़ॉल्ट, और ये वाला हमारा पैरामीटराइज्ड वाला, पैराम्स वाला लिख देते हैं जल्दी, ठीक है। तो ये हमने पहले पैराम्स वाला डिफाइन कर दिया, तो इसे बता दिया यार कोड हमारी क्लास है, उस स्कोप के अंदर हमारा ये फंक्शन है, इसे डिफाइन करना है। अब हमने यहाँ पे मैंने देखो इंट लिखा है, वो उधर डेक्लेरेशन में चलता है, इधर यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा कि वैल्यूज़ का नाम क्या है, एक्स और वाई, रामू शामू है जो है, तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर भी आ गया और ये वाला भी आ गया, डिफ़ॉल्ट 2 3, और अगर हम अपनी तरफ से देंगे जैसे 5 7 दिया है तो वो चीज़ हो जाएगा। तो ये एक्सप्लिसिट कॉल है, ये इम्प्लिसिट कॉल है। और अगर कोड भी बस डायरेक्ट कोड बी भी लिखेंगे जैसे हमने पहले कोड में देखा था, वो भी वर्क करेगा। तो ये हमारा ओवरलोड हो रहा है कंस्ट्रक्टर, क्योंकि 2 कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं। जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग थी वैसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, सब देख रखा है तुम लोगों ने, स्मार्ट हो बहुत। ओके, चलो ये देखते हैं। ये है यार अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर पता क्या है, हमने एक नॉर्मल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रखा है, और पब्लिक में मैंने इंट ए और बी क्यों लिए हैं ये मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। इंट ए और बी पहले प्राइवेट में थे, पब्लिक में लिया है। तो ये हमारा कौन सा वाला है, डिफ़ॉल्ट वाला आ गया है। ये वाला हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर है जिसको मैं नॉन इनलाइन डिफाइन करूँगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पे हमारा पुट मेथड है जिससे मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, अगर मुझे अपनी तरफ से पुट करनी है, नहीं तो मैं एक कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ इसका, वो तुम बिल्कुल एक्सप्लोर करो। मैं हर एक मेथड से कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर बना के भी देखा था, पुट वाला भी देखेंगे, और गेट वाला जो है, गेट से हम वैल्यूज प्रिंट करेंगे। तो हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर था, कॉपी कंस्ट्रक्टर था। कॉपी कंस्ट्रक्टर में हमेशा हमारे रेफरेंस पास होता है, तो वही चीज़ ध्यान रखना। टाइम पास कर देंगे नहीं चलेगा, खुद करके देखना, नहीं चलता या चल जाता है यार बताएं, चलना तो चाहिए नहीं, वो चलेगा नहीं वैसे, पर एक बार ट्राई जरूर करना, खुद कोड करना, क्योंकि इंटरव्यू में पता क्या होता है, वो कहेगा कोड लिखो इसका, और वो बताता रहेगा ये लिखो ये लिखो ये लिखो, या वो बोल देगा पूरा इसका क्लास का पूरा तीनों कंस्ट्रक्टर को वो लिखो और उनको डिफाइन करो, तीनों को यूज़ करके दिखाओ। वो पूरा कोड लिखवाते हैं, बीच में बोलते नहीं, वो म्यूट होकर बैठ जाएंगे, तुम्हें कोड लिखना है एक बारी में, तो वो चीज़ मेन होती है। चलो, तो हमने नॉर्मल कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को बुलाया यहाँ पे, उसमें वैल्यू पुट कर दी है पुट से, और उसकी वैल्यू गेट कर देंगे तो क्या रहेगा 4 और 7। अब हमने क्या मंगवाया है, कॉपी कंस्ट्रक्टर मंगवाया है बी इक्वल टू ए करके। ये कंपाइलर स्मार्ट है बहुत ज़्यादा, इसे पता है कि यार ए की वैल्यू हमें इक्वल टू करके बी में डालनी है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर ऐसे भी कॉल हो जाता है, और कॉपी कंस्ट्रक्टर ऐसे भी कॉल हो जाता है, कोड सी, और ये हमारी इम्प्लिसिट कॉल होगी ना ब्रैकेट में,
ब्रैकेट में अगर डायरेक्ट हमने वो डाल दी जो वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू देनी है हमें, तो सी में अब बी की वैल्यू चलेगी। ये दोनों कॉपी कंस्ट्रक्टर है और यहाँ पे बी और सी की वैल्यू गेट हो जाएगी। पर ये चीज़ देखना, ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा था कि इन दोनों लाइन में और इस लाइन में क्या डिफरेंट है। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है तो यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अब जब हम डी इक्वल टू सी करेंगे ना, ये कंपाइलर मतलब खुद से बना के देता है, ऑपरेटर ओवरलोड करके देता है इक्वल टू साइन को। तो जो इक्वल टू साइन ओवरलोडेड होता है ना, ये अपने आप ही वर्क कर जाएगा। तो ये सारे कोड देखना, ए बी सी डी 4 ऑब्जेक्ट बनाए और चारों की वैल्यू 4 7 आएगी। 4 7 4 7 4। अरे हमने गेट कितने को करा है, हाँ ये रहा ऊपर आ रहा है, सॉरी हाँ ऐसे नीचे हुआ था तो 4 बार ही आ गया। तो यहाँ पे 4 7 आ गए हैं सारे हमारे वैल्यूज देख लो। ये वाले कोड को अच्छे से एक बार खुद चला के देखना, खुद समझना क्या चीज़ है। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है जो कॉल हुआ है इधर, और यहाँ पे हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉल हुआ है, वो अगले वीडियो में देखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता गया है। अब हमारे पास 2 कोड बचे हैं। एक जो हमारा बहुत ही अच्छा कोड है कॉन्स्ट वाला, याद है वो मैंने कहा था कोड में अच्छे देखेंगे, ठीक है। तो वही क्लास है हमारे पास, पब्लिक है। अच्छा हाँ, मैं पिछले कोड में बताना भूल गया, उस कोड को देख लेते हैं। या जब हम कॉपी कर रहे हैं ना, तो हम दूसरे ऑब्जेक्ट के ए और बी डेटा मेंबर को कॉपी कर रहे हैं, इसलिए पब्लिक रखा था। प्राइवेट रखते तो आ नहीं पाता, इसलिए हमने पब्लिक रखा था। अब हम इसमें कॉन्स्ट वाले को बुलाते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट वाला आ गया है, ऑब्जेक्ट हमने कैसे डिफाइन कर दिया, कॉन्स्ट के साथ। अब हमारे पास क्या है, हमारा पैरामीटर तो था ये जो 0 0 डिफाइन हो गया, तो हमारा ऑब्जेक्ट की वैल्यू 0 0 डिफाइन हो गई है। यहाँ पे इन्हें प्राइवेट भी कर सकते हो, पब्लिक करा हुआ है तो प्राइवेट कर दो चल जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक ये फंक्शन है ना, इसको कांस्टेंट दे दिया है, तो ये हमारा कांस्टेंट मेंबर फंक्शन बन गया है। इसको जब हम सी आउट करेंगे तो ये वैल्यूज प्रिंट कर देगा। कॉन्स्ट वाले जो ऑब्जेक्ट होती है ना, उसकी खासियत क्या होती है, बस ये कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन ही इसका काम कर सकते हैं, इसकी कोई डेटा मेंबर की वैल्यू नहीं चेंज करेगा। अब तो अगर मैं ए डॉट पुट को कॉल करता हूँ, वो तो कांस्टेंट है नहीं, तो अगर हम उसको पुट करते हैं तो वो चलेगा नहीं। देखना, वो कह देगा यार कॉन्स्ट वाले कोड को आप दिस आर्गुमेंट के साथ डाल रहे हो, वो मतलब इशू दिखा देगा। यहाँ पे हमने जब वो डालेंगे ना, पास करेंगे, तो इशू दिखा देगा कि ये वर्क नहीं करेगा, कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन ही कॉल होंगे। इसलिए जब हम यहाँ से इसको कमेंट कर देते हैं, रुक जाते हैं 2 जगह, ये रन हो जाएगा और वैल्यू दे देगा 0 0। परफेक्ट। और ये लास्ट फंक्शन हमारे सीरीज का डिस्ट्रक्टर, जिसकी ज़्यादा पूछते तो नहीं है, बट ये है कि आउट ऑफ स्कोप इसकी यूज़ क्या है, क्यों आया था डिस्ट्रक्टर, वो चीज़ मेन होती है। तो क्लास कोड है, ये हमारे प्राइवेट में होते कोई दिक्कत नहीं। कंस्ट्रक्टर है डिफ़ॉल्ट, इसकी वैल्यू भी हम डाल सकते हैं। और ये हमारा गेट फंक्शन है जो प्रिंट करता है वैल्यू। जब भी फंक्शन आउट ऑफ स्कोप जाएगा, जैसे ये इस ब्लॉक से बाहर जाएगा ना कोड, तो ये डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा कि यार आउट ऑफ स्कोप गया है, जो बाहर जा रहा है उसे कॉल कर लो, अगर डिस्ट्रक्टर है तो कॉल कर लो। इसको यहाँ पे कॉल करेंगे, रन करेंगे, तो कोड ए की वैल्यू तो हमारी 2 सेकेंड, हाँ 0 0 है क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है यहाँ पे। और बी में हमने पुट करके 10 2 डाल दी। अब जैसे ही यहाँ पे गेट हो गया, अब ये रिटर्न होके यहाँ पे जब बाहर गया ना, तो उसने दोनों में डिस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, यहाँ पे मैंने सी आउट करा हुआ है। तो यहाँ पे अपनी तरफ से कई बार होता है कि स्टैटिक, मतलब याद है हमने स्टैटिक डेटा मेंबर पढ़ा था, तो सपोज मैं डिस्ट्रक्टर में मैं चाहता था कि यार नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैं काउंट करके रखूँ, तो मैं उसका बहुत यूज़ होता है। स्टैटिक डेटा मेंबर की वैल्यू प्लस कर दो, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, जहाँ पे भी डिस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, स्टैटिक मेंबर वाले फंक्शन की माइनस कर दो वैल्यू, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि एक जगह पे कितने ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं उस क्लास के। तो बहुत यूजफुल केस है स्टैटिक डेटा मेंबर फंक्शन का। और इसका ये वाला कोड लिख के देखना, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के साथ बहुत सारे मतलब ब्लॉक्स बनाए ना अपने यहाँ पे बीच में, जैसे ये अलग ब्लॉक बन जाएगा ना, अगर ये हम ब्लॉक बना देते हैं ऐसे और इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे पहली कॉल हो जाएगा जैसे आउट ऑफ स्कोप जाएगा। तो अगर हम इसे रन करके देखें ना, हाई देर पहले आना चाहिए और वो पहले आ गया, जैसे ब्लॉक खत्म हुआ वो हाई देर पहले आ गया, आउट ऑफ स्कोप गया तभी बुला लिया। तो यार ये जो चीज़ें हैं ये अपनी सबसे मेन थी कि कैसे कैसे कॉल्स होती हैं, कैसे कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर यूज होता है, कैसे हमने एक और जो गैप था बिल्ट इन डेटा टाइप का उसको कम करके दिखाया। तो इसे पढ़ना और कोड प्रैक्टिस कर लेना, गिटहब से भी देख लेना, वैसे भी अपनी तरफ से भी।